दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पर्यावरण अध्ययन यानी एनवायरमेंटल स्टडी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड के साथ साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा जैसे टीईटी, सुपर टेट, सीटीईटी, यूपी टीईटी तथा अन्य राज्यों की अध्यापक पात्रता परीक्षाओं और शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 2। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आपसे पूछा गया है कि भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी है। ऑप्शन है आपके 37, 47, 40 और 36। तो सही उत्तर है वर्तमान में भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 47 है। अब तक भारत में या अब तक जो अपडेट है उसके अनुसार 47 रामसर साइट हैं। दोस्तों रामसर सम्मेलन जो है ईरान का एक शहर है जहां पर 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन हुआ था। भारत में वर्तमान में कुल 47 आर्द्र भूमियां रामसर साइट के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय जल आयोग का कार्य कितने स्कंधों में बटा हुआ है? 5, 3, 4 या 7। तो सही उत्तर है केंद्रीय जल आयोग यानी सेंट्रल वाटर कमीशन का कार्य कुल 3 स्कंधों में बटा हुआ है। अगला प्रश्न है केंद्रीय जल आयोग का स्कंध निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध, जल आयोजना एवं परियोजना स्कंध, नदी प्रबंधन स्कंध, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों केंद्रीय जल आयोग यानी CWC, ये उपयुक्त सभी स्कंध इसके हैं। तो अभिकल्प और अनुसंधान, जल आयोजना और परियोजना, इसके अलावा नदी प्रबंधन स्कंध, ये सभी जल आयोग या केंद्रीय जल आयोग के प्रमुख अंग हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय जल आयोग भारत में कितने स्थानों पर जल गुणवत्ता यानी वाटर क्वालिटी की निगरानी कर रहा है? ऑप्शन है आपके 396, 350, 300 या 400। तो सही उत्तर है 396। दोस्तों केंद्रीय जल आयोग भारत में लगभग 396 स्थानों पर जल गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें केंद्रीय जल आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1945 में। दोस्तों केंद्रीय जल आयोग की स्थापना 1945 में केंद्रीय जलमार्ग सिंचाई और दोस्तों इरिगेशन आयोग जल संसाधन मंत्रालय से ये संबद्ध है, लेकिन स्थापना इसकी केंद्रीय जलमार्ग सिंचाई और नेविगेशन आयोग के रूप में की गई थी और इसकी स्थापना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय जल अकादमी यानी नेशनल वाटर एकेडमी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पुणे, दिल्ली, बंगलौर या हावड़ा। तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय जल अकादमी महाराष्ट्र में खड़गवासला पुणे में स्थित है। तो सही उत्तर है खड़गवासला पुणे में राष्ट्रीय जल अकादमी स्थित है। अगला प्रश्न है जल किसके लिए अत्यंत आवश्यक है? मनुष्यों के लिए, वनस्पतियों के लिए, प्राणियों के लिए या उपयुक्त सभी के लिए? तो दोस्तों जल मनुष्यों, वनस्पतियों और सभी प्राणियों जैसे पशु पक्षियों, इन सब के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जल जीवन का आधार है और ये सभी के लिए बहुत ही आवश्यक घटक है। अगला प्रश्न है जल खपत वाले उद्योग कौन से हैं? देखिए कृषि शोधन, शैल रासायनिक उर्वरक, रसायन उर्वरक और उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है कृषि शोधन, शैल रासायनिक उर्वरक और रसायन उद्योग, इन सभी में जल की महत्वपूर्ण भूमिका और आवश्यकता होती है, इसलिए इनको जल खपत वाले उद्योग भी कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी का लगभग कितना भाग महासागरों से ढका हुआ है? ऑप्शन देखिए 3/4, 2/4, आधा भाग या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग महासागरों से घिरा हुआ है और प्रतिशत मात्रा देखी जाए तो लगभग 71% भाग दोस्तों महासागरों या जल से ढका हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी भी समय में संपूर्ण वायुमंडल में उपस्थित नमी की मात्रा
कितने दिनों तक जल वृष्टि के लिए पर्याप्त होती है? ऑप्शन है आपके 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन या 10 दिन। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 10 दिन। दोस्तों आप जानते हैं कि वायुमंडल में उपलब्ध जल की गैसीय रूप जो है इसको जलवाष्प कहते हैं और इसी को वायुमंडलीय आर्द्रता कहा जाता है। वायुमंडलीय आर्द्रता दोस्तों वर्षा के लिए या जल वृष्टि के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगला है जल किस रूप में पाया जाता है? ठोस, द्रव, गैस या उक्त सभी? तो सही उत्तर है उक्त सभी। आप जानते हैं जल दोस्तों ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। ठोस के रूप में ये ग्लेशियर और बर्फ में, द्रव के रूप में जल में, महासागरों में और गैसीय अवस्था में वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में ये पाया जाता है। तीनों के जो रासायनिक गुण होते हैं वो एक समान होते हैं दोस्तों, लेकिन इसका रूप अलग अलग होता है। तो जल 3 रूपों ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। अगला प्रश्न है देखिए, भूमंडल पर लवणीय जल का वितरण किस प्रकार का है? समान, असमान, अ और ब दोनों, कोई नहीं। तो दोस्तों भूमंडल पर जो लवणीय जल है इसका वितरण असमान है। हमारे महासागर एक दूसरे से जुड़े होने के बावजूद भी महासागरीय जल की लवणता अलग अलग है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि भूमंडल पर लवणीय जल का वितरण असमान रूप में पाया जाता है, क्योंकि सभी महासागरों में लवणता या लवण प्रतिशतता एक समान नहीं है। अगला प्रश्न है 100 किलोग्राम पेयजल में खाद्य लवण की मात्रा कितने ग्राम होती है? ऑप्शन है 500 ग्राम, 700 ग्राम, 300 ग्राम या 200 ग्राम। दोस्तों कहा जाता है कि जल जो है शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन और जो है स्वादहीन होता है, लेकिन इसमें खनिज लवण और कुछ खनिज मात्रा पाई जाती है और अनुमान के आधार पर 100 किलोग्राम यानी 100 किलोग्राम पेयजल में नमक की मात्रा या लवण की मात्रा 500 ग्राम होती है और इस नमक में मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड होता है जो पानी में घुले हुए रूप में पाया जाता है। तो सही उत्तर है 100 किलोग्राम पेयजल में खाद्य लवण की मात्रा लगभग 500 ग्राम होती है। अगला प्रश्न है जल किसका एक यौगिक है? ऑप्शन देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ए और बी दोनों का। तो सही उत्तर है जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का यौगिक है और इसका फार्मूला होता है H2O। H2O यानी जल जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है। अगला प्रश्न आसान सा है, जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं यानी हाउ मेनी फॉर्म ऑफ द वाटर? तो सही उत्तर है ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाएं होती हैं जल की। अगला प्रश्न है दोस्तों आसान सा प्रश्न है, पृथ्वी के कितने भाग पर जल मौजूद है? तो सही उत्तर है पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल मौजूद है, लेकिन इनमें से अधिकतर महासागरीय जल है जो कि उपयोग के योग्य में नहीं है। अगला प्रश्न है देखिए जल की अवस्थाएं कौन सी हैं? ठोस, द्रव, गैस और उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जल की ये सभी अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है पृथ्वी पर जल की अधिकता, पृथ्वी पर जल की कमी, ए और बी दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है पृथ्वी दोस्तों नीली इस कारण दिखाई देती है कि पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जल है और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो जल है उसका रंग नीला दिखाई देता है। और दोस्तों पृथ्वी ग्रह पर जल की अधिकता के कारण ही इसको देखिए ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ब्लू प्लैनेट की संज्ञा दी जाती है दोस्तों पृथ्वी को, क्योंकि यहीं पर जल उपलब्ध है और इतनी मात्रा में, जिस कारण ये अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है। अगला प्रश्न है दोस्तों वायुमंडल में जल पाया जाता है किस रूप में? जलवाष्प के रूप में, द्रव के रूप में, ठोस के रूप में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से पूछा है वायुमंडल में। दोस्तों वायुमंडल में जल जो है वो जलवाष्प के रूप में पाया जाता है और आप जानते हैं हवा में जलवाष्प मौजूद होती है। वायुमंडल के आयतन के हिसाब से इसकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है और ये वायु में 0 से 4% तक जलवाष्प की मात्रा हो सकती है। तो वायुमंडल में जल जो है वो जलवाष्प के रूप में पाया जाता है।
अगला प्रश्न है सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? वर्षा का, नदी का, हैंडपंप का या समुद्र का? तो सही उत्तर है वर्षा जल दोस्तों सबसे शुद्ध जल माना जाता है, क्योंकि वाष्पीकरण के द्वारा सभी अशुद्धियां, लवण आदि ये समुद्र में छूट जाती हैं, लेकिन वायुमंडल में उपस्थित अशुद्धियों या गैसीय अशुद्धियों के कारण, कणकीय अशुद्धियों के कारण ये जल प्रदूषित हो जाता है। लेकिन पहली बार वर्षा के बाद जो दूसरी बार वर्षा होती है उसका जल बहुत अधिक शुद्ध होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है किस प्रक्रिया के द्वारा? जल जो है वो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित होता है? तो ये है दोस्तों वाष्पन यानी वेपोराइजेशन के द्वारा। तो जल जो है द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है जल का उपयोग हम करते हैं किसके लिए? पीने के लिए, कपड़ा धोने में, सिंचाई करने में और उपरोक्त सभी में? तो आप जानते हैं सही उत्तर है जल का उपयोग हम उपरोक्त सभी में यानी पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, सिंचाई करने में, इन सभी में करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारी दैनिक आवश्यकताओं के लिए वर्षा जल को इकट्ठा करना क्या कहलाता है? देखिए RWH दोस्तों, हमारी दैनिक आवश्यकताओं के लिए वर्षा जल को इकट्ठा करना वर्षा जल संग्रहण या इसको कहा जाए रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्षा जल को रोकने और एकत्र करने की विधि है जिसके द्वारा जल का संरक्षण किया जाता है। वर्षा जल को बहने से रोककर उसको पुनः प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों इसके अलावा ये भूमिगत जल के संभरण के लिए यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये वर्षा जल के उपयोग और पुनः पृथ्वी को या अंदर के जल को जो हमारा आंतरिक भूभाग का जल है उसको रिचार्ज करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है जब हम जल के किसी स्रोत का उपयोग काफ़ी सावधानीपूर्वक इस प्रकार करते हैं कि जब तक संभव हो वह पर्याप्त रहे तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है जल का संरक्षण, जल का अपरदन, जल का विक्षेपण या जल का संघनन। तो सही उत्तर है इसको हम जल का संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन कहते हैं, जब हम किसी स्रोत का उपयोग काफ़ी सावधानीपूर्वक और मितव्ययितापूर्वक करते हैं तो। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल से पृथ्वी पर जल का द्रव अवस्था अथवा ठोस रूप में गिरना क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके संघनन, विक्षेपण, अवक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है अवक्षेपण। दोस्तों आप जानते हैं जलवाष्प जो है जलवाष्प बनकर वायुमंडल में जल जाता है और ये संघनित होकर बादल बनता है। तो जल का संघनन होकर बादल बनता है और द्रव रूप में वर्षा या ठोस हिमपात के रूप में ये पुनः पृथ्वी पर गिरता है। और इस तरह इस प्रक्रिया में जो जल चक्र होता है वाटर साइकिल, इसमें जल की कुल मात्रा निश्चित रहती है, उसका रूप भले ही अलग अलग हो जाता है। तो ये जो है जल का वर्षा के बूंदों के रूप में या ठोस रूप में हिमपात आदि के रूप में गिरना ये अवक्षेपण कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेड़ पौधों को जल कहाँ से प्राप्त होता है आपको बताना है। वर्षा से, सींचने से, मिट्टी से या उपरोक्त में सभी से? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पेड़ पौधों को जल वर्षा, सिंचाई और मिट्टी इन तीनों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है जल का स्रोत क्या है? देखिए वर्षा, नदी, हैंडपंप या उपरोक्त में से सभी? तो सही उत्तर है दोस्तों वर्षा, नदी और हैंडपंप ये सभी जल के सोर्सेज यानी स्रोतों में आते हैं। अगला प्रश्न है जल द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को हटाना क्या कहलाता है? तो इसको सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन कहते हैं। दोस्तों जब तेज वर्षा का जल सीधे मिट्टी पर पड़ता है तो मिट्टी की ऊपरी परत कट जाती है या बह जाती है, जिसको सॉइल इरोजन कहते हैं। और यदि इस पर पृथ्वी पर वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे, छोटे घास फूस हैं, तो पृथ्वी का या मिट्टी का ऊपरी परत का कटाव बचा रहता है। और दोस्तों मृदा अपरदन जो है ये बहुत ही हानिकारक स्थिति है। अगला प्रश्न है जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भूपृष्ठ जल, नदी, तालाब या झील? तो सही उत्तर है जल का सबसे बड़ा स्रोत भूपृष्ठ जल है। भूपृष्ठ जल में सागर, महासागर, बड़ी झीलें आदि आती हैं और इसमें सभी कुछ समाहित है। तो भूपृष्ठ जल दोस्तों ये जल का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला प्रश्न है अतिवृष्टि या अत्यधिक वर्षा से क्या आता है? ऑप्शन है देखिए बाढ़, सूखा, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है अतिवृष्टि या अत्यधिक वर्षा से बाढ़ और जो है दोस्तों
बाढ़ जैसी विभीषिका आती है? तो सही उत्तर है अतिवृष्टि बाढ़ के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में किस वर्ष को मनाया था? 2001, 2002, 2003 या 2004? तो सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में वर्ष 2003 को मनाया गया था। तो ये याद रखिएगा। दोस्तों ये था आज का वीडियो पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल स्टडी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व किया। ये आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टेट, सीटीईटी, यूपीटीईटी और अन्य राज्यों की अध्यापक पात्रता परीक्षा और प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।